जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवेकनिंग क्लासेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में वीएलडब्ल्यू के मेंशन है, जिसमें प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीस के बारे में बोला गया। देखो, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आज की इस वीडियो में हम इन सभी पार्ट्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, इवन फंडामेंटल ड्यूटीज, सबके क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज और कुछ एमसीक्यूज इंक्लूड किए। उनकी हेल्प से हम इस टॉपिक को होलिस्टिक वे में रिवाइज करेंगे फॉर योर एग्जाम। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन डज नॉट इंक्लूड विच प्रोहिबिशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या क्या नहीं आता है हमें बताना है। पहले तो खुद आपने सॉल्व करना है और एट द एंड ऑफ द सेशन आपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताना है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या क्या नहीं आता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज और नन ऑफ अबव। देखो, अगर आपने अच्छे से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पढ़ा है तो आपको पता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और 24। 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, और 24 बोलता है एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसको रोकता है आर्टिकल 24। तो हमें पूछा था डज नॉट इंक्लूड, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि ए और सी तो आते हैं बट ऑप्शन बी जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में नहीं आता है। ये राइट अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 17 में दी गई है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से हमें एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट रिवाइज हो गया। आर्टिकल 17 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को रोकता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो आर्टिकल 23 और 24 ये किस में आते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार मैं आपको यहाँ पर ना फंडामेंटल राइट्स रिवाइज कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। 12 में डेफिनेशन है और 13 में ये बोला गया है कि जो लॉज इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट के साथ उनको हम नल या वाइड डिक्लेयर कर देंगे। तो 12-13 को तो छोड़ो, फिर आते हैं राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी में कौन से राइट आते हैं? आर्टिकल 14 से लेकर 18। ध्यान से सुनना, आर्टिकल 14 से लेकर 18 ये किस में आते हैं? राइट टू इक्वालिटी। फिर राइट टू फ्रीडम में कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये किस में आते हैं? राइट टू फ्रीडम। लिख लो कहीं पर और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हेल्प हो जाएगी। तो 19 से 22 आर्टिकल किस में आते हैं? राइट टू फ्रीडम में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अभी हमने देखा वो कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 23 और 24 ये किस में आते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। फिर आर्टिकल 25 से 28 तक आर्टिकल जो है ये राइट टू रिलीजन में आते हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें मैंने आपको ये सारे एक एक लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीस। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियोस देख लेना, आपको समझ आ जाएगा इजिली इसमें है क्या। और ये 25 से 28 ये किसके रिलेटेड राइट्स आ गए? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर 29 से 30, 29 और 30 ये हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था पहले एक फंडामेंटल राइट, बट आपको पता अब इसको डिलीट कर दिया गया। ये अब एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी अब एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब 31 से हटा के इसको कहाँ ले गए हम? आर्टिकल 300A में। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 31 में जो था। ठीक है, इसको कौन सी अमेंडमेंट से हटाया था? 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। अगर आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी होंगी तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिल रही होगी। और आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारे हमने जो फंडामेंटल राइट्स हैं रिवाइज कर लिए। एक बार वापस देख लो, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, 19 से 22 आगे राइट टू फ्रीडम, डिफरेंट तरह की फ्रीडम है, स्पीच, एक्सप्रेशन, दिस दैट। 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आ गए यहाँ पर। 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी पहले वो डिलीट हो चुका है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और 32 होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट समझ आ गया। अब फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव टेकन फ्रॉम द, तो फंडामेंटल राइट्स हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिए हैं? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट ऑफ 1935 में। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में। इवन जो हमारा प्रियम्बल है ना, हमारा जो प्रियम्बल है उसकी इंस्पिरेशन भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ये याद रखना। इसकी इंस्पिरेशन भी हमने कहाँ से ली है? यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या देखना है? एक तो डीपीएसपी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमने कहाँ से लिए हुए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड से, ये आपने
याद रखना इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपके सिलेबस में मेंशन, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली हुई हैं हमने, यूएसएसआर के से, ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट डे रशिया है, यूनाइटेड सोवियत संघ का पार्ट था पहले, तो यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who among the following headed the 9-judge constitutional bench that declare right to privacy as a fundamental right? तो पहले राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं होता था, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा 9 जजेस का, जिसने बोला कि राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है, फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी। अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर उसको कोई छीनता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। JS केहर, दीपक मिश्रा, HJ कानिया या TS ठाकुर, तो किसने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, कौन सी जजमेंट ने, JS केहर जो है, ये भी दीपक मिश्रा भी हमारे जो है चीफ जस्टिस रह चुके हैं। JS केहर जो है ये थे जिन्होंने हेड करा था 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करा था आर्टिकल 19 में, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू, तो जो आर्टिकल 21 है, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती से 19 बोल दिया, ये आर्टिकल 21 है, ये याद रखना, आर्टिकल 21 में डाला गया, क्योंकि 21 में डिफरेंट चीज़ें डाली गई हैं ना हमारी, तो जैसे राइट टू लाइफ में डिफरेंट चीज़ें, शेल्टर होगा, क्लॉथिंग होगा, क्लीन एंड फ्रेश एयर होगी, तो वहीं पर इसको इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर्टिकल 20A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू, तो जो आर्टिकल 21A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सा प्रोवाइड करता है राइट हमें, राइट टू वर्क, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी या राइट टू एजुकेशन। तो देखो आर्टिकल 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो ये नेचुरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 86th अमेंडमेंट ऑफ 2000, तो उसमें राइट टू एजुकेशन जो है उसको एज अ फंडामेंटल राइट जो है ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं। देखो अभी हमने देखा राइट टू इक्वालिटी में कितने आर्टिकल्स हैं, 14 से लेकर 18 तक, तो कौन सा आ गया, 14, 15, 16, 17 और 18, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितने आर्टिकल्स आते हैं राइट टू इक्वालिटी में, 5 आर्टिकल्स आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि मतलब लॉ के सामने सभी बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड ऑफ, कुछ ग्राउंड मेंशन है, याद रखना है ग्राउंड जो मेंशन है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, ये ग्राउंड देख लो, कई बार ग्राउंड एक एक्स्ट्रा दे देगा आपको और बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और कौन सा बचा, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 में ये बोला गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में बोला गया है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो जॉब्स होंगी या प्रमोशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 17 देखो इनमें एक्सेप्शन है, जैसे SC ST या रिजर्वेशन है वो एक्सेप्शन, क्योंकि ये जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हैं, तो कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, तो आप ये कंसीडर करके चलना। आर्टिकल 16 देख लिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी खत्म होगी, तो अनटचेबिलिटी राइट टू इक्वलिटी के बीच में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल 18 में क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, तो कोई भी टाइटल जो है मिलिट्री टाइटल को छोड़ के हम ज़्यादा कोई टाइटल यूज़ नहीं कर सकते, जैसे पहले टाइटल चलते हैं महाराजा दिस दैट, तो वो टाइटल सब नहीं यूज़ कर सकते, ये आर्टिकल 18 में है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, तो कौन से आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो लॉज, जो भी हम कानून बनाते हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ आएंगे, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आएंगे, तो वो जो लॉज हमने बनाए वो लॉज नल हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये कौन से आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 14, 13, 11 या 12। देखो 11 तो आ नहीं सकता, ये फंडामेंटल राइट है ही नहीं, ठीक है। आर्टिकल 12 में तो डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट की, आर्टिकल 13 में ये बोला गया है, क्योंकि 14 आर्टिकल डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी, ये आपको पता है। तो आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट के साथ, उनको हम नल वाइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देखो मैं आपको यहाँ पर ना थोड़ा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। देखो एक बार आपको पता होगा ना कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल किस में आते हैं, तो आपको ना एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल है ना पार्ट 1 में, ये बताते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये क्या बताते हैं, यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब आर्टिकल 5 से 11 तक जो आते हैं वो बताते हैं सिटीजनशिप के बारे में, ये सिटीजनशिप रिलेटेड हमारे
आर्टिकल्स हैं। फिर 12 से 35 तो मैंने अभी आपको बता दिया, ये किसके साथ डील करते हैं, फंडामेंटल राइट के साथ। किसके साथ डील करते हैं, फंडामेंटल राइट के साथ। फिर 36 से लेकर 51 तक ये किसके साथ डील करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आर्टिकल जो 51A है वो किसके साथ डील करता है, 51A डील करता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। ठीक है, ये आ गया पार्ट 1, देख लो, ये आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, ये आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 सिटीजनशिप वाले, ये आ गया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स वाले, ये आ गया पार्ट 4 DPSP, और ये आ गया पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऐसे अगर आप इस टेबल को याद कर लोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। अगर पूछ लेता है कौन सा कहां पर लाई करता है, तो आर्टिकल 1 से 4 जो है पार्ट 1 में है यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 में सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, पार्ट 4 में DPSP 36 से 51, और फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में आते हैं पार्ट 4A में। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्म सॉवरेन विच इज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड, प्रीएम्बल में एक वर्ड मेंशन है सॉवरेन। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इट इंप्लाइज दैट इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट, कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, तो बिल्कुल ये चीज सॉवरेन का मतलब होता है। नेक्स्ट इज इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर, इंडिया अपने इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर खुद मेंटेन कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी या सीड अ पार्ट ऑफ इट्स इन फेवर ऑफ, हाँ, इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है, अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे भी सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। तो सॉवरेन का मतलब ही यही होता है, इंडिपेंडेंट होना, मतलब हमारी पॉलिसी हम खुद बनाएंगे, कोई भी हमारी पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन में क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखो, प्रीएम्बल की मैंने एक वीडियो डाली थी, वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं उस वीडियो को शेयर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, उसको जरूर देखना। उसमें मैंने आपको प्रीएम्बल ना वर्ड टू वर्ड समझाया। अगर आपको प्रीएम्बल पढ़ना आ गया ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, ठीक है, तो मतलब ये अगर पूरा प्रीएम्बल आपको एक बार समझ आ गया ना, तो प्रीएम्बल का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजिली उसको टैकल कर लोगे। तो एक वीडियो है प्रीएम्बल की, 18-20 मिनट की मेरे ख्याल से वो वीडियो है, उसको जरूर देख लेना। प्रीएम्बल की प्रॉब्लम तो एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस, इन प्रोविजंस को देखो, इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक लाइबिलिटी, सोशल जस्टिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस आर फॉलोइंग मेंशन प्रोविजंस आर स्टेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहे हैं इनमें से कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये आपके लिए होमवर्क है, आप जाके अपना प्रीएम्बल देखोगे, क्योंकि प्रीएम्बल देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें डेट ऑफ एडॉप्शन भी लिखी हुई है, उसमें आपने देखना है कि पहले क्या आता है, सोवरेन आता है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो कई बार इनकी स्टेटमेंट पूछ लेता है कि इनको सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले सोवरेन आता है, सोशलिस्ट आता है। तो एक बार प्रीएम्बल आपने गो थ्रू किया होगा तो ये प्रीएम्बल के क्वेश्चन तो इजिली आपसे हो जाएंगे। तो प्रीएम्बल आप देखना, इसके लिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which among the following words is not mentioned in the preamble of our constitution? तो कौन सा वर्ड इनमें से हमारे प्रीएम्बल पे मेंशन नहीं है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर या कम्युनिस्ट। देखो, सोवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, बट कम्युनिस्ट वर्ड जो है हमारे प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है। एक बार मैं आपको थोड़ा प्रीएम्बल के बारे में बता देता हूँ ना, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है प्रीएम्बल की वो खत्म हो जाती है। सबसे पहली बात आपने याद रखना है एन ए पालकीवाला का नाम। एन ए पालकीवाला ने बोला था कि प्रीएम्बल जो है, एन ए पालकीवाला ने बोला था प्रीएम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जो हमारा प्रीएम्बल है ना, वो किसके बेसिस में बनाया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस में। कौन से बेसिस में बनाया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कुछ पॉइंट्स लाए थे जिनके बेसिस में उन्होंने बोलता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस में हमारा प्रीएम्बल बना गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुए थे, तो 22 जैन 1947, ये डेट भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा प्रीएम्बल आता है। प्रीएम्बल हम जो है, प्रीएम्बल में एक चीज लिखी हुई है कि जो प्रीएम्बल में लिखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, तो अडॉप्शन की डेट है 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। कल मैंने आपको फ्रीडम स्ट्रगल के लेक्चर में ये बताया था कि बेशक हमने इसको 1949 में अडॉप्ट कर लिया था, बट कंप्लीट फोर्स में हमें इसको कब लाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, 26 जैन 1950। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही अपने लाहौर सेशन में बोला हुआ था कि हम 26 जनवरी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। ठीक है, सिंपल था। तो ये आपको यहां तक समझ आ गया। उसके बाद एक ही बार हमारे प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुई है, तो कौन सी अमेंडमेंट हुई है, 42nd अमेंडमेंट 1976। एक ही बार हमारे प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुई है, 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इस अमेंडमेंट में 3 वर्ड हमारे प्रीएम्बल में ऐड हुए थे, एक सोशलिस्ट
ये भी याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है, सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और तीसरा इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड जो है प्रीएम्बल में ऐड हुए थे। कौन सी अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब तो प्रीएम्बल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो कहाँ से इंस्पायर हुआ? मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट से लिए गए, तो प्रीएम्बल की इंस्पिरेशन भी यूनाइटेड स्टेट से ही ली गई है, तो यूएस से इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार आपको समझ आ गया, उसके बाद क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते, और ये मेनली PYQs ही होते हैं जो हम लाते हैं आपके लिए। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रीएम्बल का लीगल नेचर क्या है? क्या ये इन्फोर्सेबल है? मतलब आपके प्रीएम्बल में अगर कोई वर्ड जो है उसके अगेंस्ट कोई लॉ बना है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स के केस में चल जाते हो आप, ठीक है, हाई कोर्ट में चल जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट में चल जाते हो आर्टिकल 32 की हेल्प से। ठीक है, ये भी याद रखना, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके हैम्पर हो रहे हैं ना, तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ चल जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ चल जाओगे? हाई कोर्ट में, और वो रिट इशू करेगा। ये सारा मैंने रिट्स वगैरह पढ़ाया हुआ है आपको। तो क्या लीगल नेचर है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल है वो इनफोर्सेबल नहीं है, मतलब आप इसके लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकते। और एक और चीज याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है क्या प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो बिल्कुल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका आंसर होगा यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चीज आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट? तो एक ही बार अमेंडमेंट हुई है और बोला है इनमें से कौन सा वर्ड हमने 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 में ऐड करा था? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, द सोशलिस्ट। तो मैंने आपको बताया 3 वर्ड ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज लेटर अडॉप्टेड एज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बनाया गया था। अब क्वेश्चन में पूछा इसको मूव किसने करा था? राजेंद्र प्रसाद जी ने, JB कृपलानी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर ने। तो मैंने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू ने मूव करा था, और इसको अडॉप्ट कब करा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को? 22 जैन 1947। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि यही बेसिस है हमारे प्रीएम्बल का। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 किसका बेसिस है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसका बेसिस है? प्रीएम्बल का। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लिंक करके चीजें पढ़ोगे ना, हिस्ट्री पॉलिटी जैसे MCQs के थ्रू, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स होती जाएंगी। और दूसरी बात, आपको मैंने बोला कि आपका जब पेपर होगा तो आपको ऑप्शंस दिए गए। एक बार अगर आपने कोई चीज़ सुनी हुई है ना, एक बार सुनी हुई है, गो थ्रू की हुई है, तो एग्जाम में आपको मतलब वो एक अंदर से कॉन्शियस आता है ना, कंसाइंस आता है हमारा कि इसका ये आंसर होगा, तो वहाँ पर मार्क कर देना, वो आपका ठीक हो जाएगा। मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो ठीक होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज, अब फंडामेंटल ड्यूटीज पे चल रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज अभी 11 है, आप सबको पता है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी? 11। ओरिजिनली हमारे जो सबसे पहली बात देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ध्यान से सुनना, फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। पहले बता ही देता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ, तो 40 फिर क्वेश्चन देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुई 1976 में, इंदिरा गांधी के टाइम में। उसमें हमने क्या किया? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड करा था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा। ठीक है, तो कितनी ऐड करी थी हमने? 42nd अमेंडमेंट से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लाई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी लाई थी? 10। फिर एक 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमने बाद में ऐड करी है। ये कब ऐड करी है इसका भी देख लो, 86th अमेंडमेंट करी हमने 2002 में। तो एक और फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड करी। वो फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी? वो चाइल्ड की एजुकेशन के रिलेटेड थी, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो पहले कितनी थी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज लाएगी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, और 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटी वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुई है। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? एट प्रेजेंट 11 है। कहाँ पर है? पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ। अब पूछा इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट इज आइडियल, बिल्कुल ये फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड हार्मनी, ये भी एक
फंडामेंटल ड्यूटी है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, क्यों नॉट पूछा ना, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आपने याद। इसी तरह एग्जाम में पूछ लेगा टू पे टैक्सेस, टू पे टैक्स पे करना क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है, तो नहीं है। ऑल्दो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करा था कि टैक्स पे करने को एक फंडामेंटल ड्यूटी बना लो, ठीक है, बट इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। टू पे टैक्सेस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, टू वोट इन इलेक्शन पब्लिक इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी वाला लेक्चर जो है वो देख लेना, मैंने सभी फंडामेंटल ड्यूटीज वहां पर एक्सप्लेन करी हुई हैं, ठीक है, सभी आप 10 और 11 जो है सुन लेना एक बार, तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। 86th अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। 86th अमेंडमेंट एक्ट आया कब तक, 2002 में, ये याद रखना पहले। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड या वार्ड between the age of 6 to 14 years to value and preserve the rich and cultural heritage of Cambodia to protect the sovereignty, unity and integrity of India। देखो ये दोनों तो पहले ही थी, ठीक है, ये दोनों पहले ही थी, बट ये जो पहली वाली है ना, अपॉर्चुनिटीज चिल्ड्रन, देखो ना 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21A, इसको हमने फंडामेंटल राइट भी बनाया, राइट टू एजुकेशन को, और यहाँ पर भी हमने एजुकेशन जो है यहाँ पर एक फंडामेंटल ड्यूटी कर ली हमने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो कि 6 से 14 साल के बीच में, तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की। तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट से, और कहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में भी ऐड किया गया था राइट टू एजुकेशन को, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के बाद ही तो RTE एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये एफ है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन। तो किसकी रिकमेंडेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, बलवंत राय मेहता, आयनगर कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, आप सबको पता है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। नेक्स्ट इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर लिखा गया है, ये फंडामेंटल ड्यूटी अभी तो देखी हमने, तो ये क्या है, ये एक तरह की फंडामेंटल ड्यूटी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। पहले खुद क्वेश्चन करो फिर एक्सप्लेनेशन सुनो, तभी आपको बेनिफिट होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए हैं, मैंने सभी बता दिए आपको। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं, DPSPs कहाँ से लिए हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए, फ्रांस, कनाडा, USSR या ब्रिटेन, तो कहाँ से लिए, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं USSR से, जो बाद में रशिया बन गया, ठीक है। अगर एग्जाम में USSR नहीं है तो रशिया है, तो रशिया पे मार्क कर देना, क्योंकि USSR टूट गया था और फिर बाद में उसका जो सक्सेसर है वो रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, नरसिम्हा राव, चरण सिंह, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो 1976 में कौन थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, उन्होंने ये स्टेप लिया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया था 1976 में। इवन इमरजेंसी का टाइम 1975 1977 का पीरियड भी इंदिरा गांधी जी का टाइम था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड कौन से प्रोविजन कहाँ पर है, आर्टिकल 31 है, 61, 55, 51 है, आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने याद रखना है, सिंपल है। देखो एक तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ चीजें, फिर MCQ जिस मर्जी तरह का आए आप इजीली उसको टैकल कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि हर एक पर्सन का वेलफेयर हो, मतलब जो गरीब हैं, डाउन ट्रोडन है, उनको उठा के रिच के इक्विवेलेंट करना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, जिसमें हमें हॉस्पिटल्स मिलते हैं, एजुकेशन मिलती है गवर्नमेंट, तो दैट इज द वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट। तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है, प्रीएम्बल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल राइट्स में, या 7 शेड्यूल में। तो जो हमारे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है वो कहाँ पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन में चलेंगे। आर्टिकल 36 से 51 तक किसके हैं, DPSPs के हैं। कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हमें पता है। हमने कहाँ से बारो करे हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड से ये बारो करें, ये हमें पता होना चाहिए। इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो गवर्नमेंट को दी गई हैं कि आपने इस तरह से लॉ बनाने, जैसे विलेज पंचायत होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है, काउ स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। SC/STs के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना है, ये सब लिखा गया। ये इन्फोर्सेबल है तो नहीं है, नॉट इन, ये फंडामेंटल राइट्स की तरह इन्फोर्सेबल नहीं है कि आप यहाँ पर अगर इसका कोई इसका
हैम्पर कर रहा है कोई गवर्नमेंट तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चला जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इसका फंडामेंटल राइट्स की तरह ये फोर्सेबल जो है वो नहीं होते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कौन सा पार्ट है? पार्ट फोर्थ है, पार्ट फोर्थ ए है, पार्ट फिफ्थ है या पार्ट सिक्स है? तो कौन सा पार्ट है? पार्ट फोर्थ जो है वो किसके साथ डील करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बात तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, इसमें मैंने एक वीडियो भी लाई थी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके रिलेटेड आपको पूछ सकता है कि ये कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 44, ये एक डीपीएसपीस है। डीपीएसपीस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब हमने खुद ही करा हुआ है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कुछ होती हैं सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, जैसे जस्टिस मिले, ठीक है। कुछ होती है लिबरल, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ सकता है, लिबरल तरह की, याद रखना लिबरल तरह की डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। कुछ गांधीयन प्रिंसिपल है, जैसे विलेज पंचायत होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैंने अपने डीपीएसपीस के लेक्चर में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आई एस्टैब्लिश एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन ऑफ। तो पंचायती राज पीआरआई जो हमने बनाया है वो किसके अकॉर्डिंगली हमने बनाया हुआ है, ये आप ये पूछ रहा है। फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी या नन ऑफ अबव। देखो आर्टिकल 40 कहाँ पर है? डीपीएसपी में है, जिसमें ये बोला गया है कि विलेज पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। और ये गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधी जी चाहते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट होना चाहिए, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किसके अकॉर्डिंग है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 40 आप इसमें याद कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सिंपल है, अगर एक बार आपको समझ आ गया तो इतना डिफिकल्ट नहीं है इन चीज़ों को प्रिपेयर करना। और अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले ही हमसे चैनल से, तो आपको तो ये बहुत इजी लग रहा होगा। और आपने कहीं से भी पढ़ा और अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर आपका नहीं भी हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या वीडियो, तो तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, बी काम, जितना टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर 10 दिसंबर आपका दिन हुआ, आप काम रह के पेपर करोगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना हार्डवर्क पूरा अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके हमें काम करना है, बाकी जो डेस्टिनी डिसाइड हुआ होगा वही हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज द वायलेशन ऑफ। अगर आप वेल्थ को कंसंट्रेट करके रखते हो, अपने पास रखते हो, मतलब रिच ही रिच बनता जा रहा है, कंसंट्रेशन हो रही है वेल्थ। पहले जैसे मनी लेंडर के बाद बहुत ज़्यादा पैसा था, बट उनकी ज़मीनों को लिया गया, आपको पता बहुत ज़्यादा एक्ट आए, ताकि हम जो सोसाइटी में जो नीचे वाली डाउन ट्रोडन पीपल है उनको भी ऊपर ले आए। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। कहाँ पर बोला गया? राइट टू इक्वलिटी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम या कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो बेसिकली इसका आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये एक तरह का कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर भी है, तो इसका आंसर बेसिकली हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 39C में ये चीज़ बोली गई है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डीपीएसपी भी मैंने आपको पढ़ाई थी, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कहाँ से बोरो किए गए? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को बोरो किया है, ये तो आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बेसिस में नहीं है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बिल्कुल ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। इक्वल जस्टिस होनी चाहिए, फ्री लीगल एड होना चाहिए, तो बिल्कुल ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल ही है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, तो ये भी हम सोसाइटी का वेलफेयर देख रहे हैं, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक जैसे सिविल लॉज होने चाहिए मैरिज के, डाइवोर्स के, पूरी कंट्री में हर एक कम्युनिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख से सबके लिए होने चाहिए। दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक लिबरल कंसेप्ट है, आर्टिकल 44 ये एक लिबरल कंसेप्ट है, इसको याद करना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें 39A आर्टिकल है, ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, आपको पता होना चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल कौन से? आर्टिकल 40 मैंने आपको बताया था, विलेज पंचायत वाला, वो इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मेशन है विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में दी गई है। आर्टिकल 46 भी गांधीयन वाला है, ठीक है। वो क्या है कि एजुकेशन होनी चाहिए SC STs के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। लिबरल में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, एक आर्टिकल 50 वेरी इंपॉर्टेंट कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करो, मतलब जुडिशरी का
एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहाँ पर है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और लिबरल प्रिंसिपल है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 50 में ये बोला गया। फिर आर्टिकल 51 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना। आर्टिकल 48 भी इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आर्टिकल 48 डीपीएसपी में क्या है, ठीक है। तो ये एक बार वीडियो देख लेना जिसमें मैंने लिबरल, सोशल और गांधीयन आपको इंपॉर्टेंट डीपीएसपी बताई हुई हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 40, 41, 42, 43। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। आर्टिकल 40 में बताया गया हमारा विलेज पंचायत होंगी और ये गांधीयन प्रिंसिपल पे है डीपीएसपी, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मेन बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का मेन बेसिस या ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और ये आपका होमवर्क है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ओरिजिनली किसने हैंड राइट किया है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आई होप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये लेक्चर आज आपको पसंद आया होगा। इसके आंसर मैंने डाल दिए और मैं इसको कमेंट बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको ज्वाइन करें, पीडीएफ वगैरह वहीं शेयर करते हैं। प्लस अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपके साथ शेयर करने के लिए, तो वो भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपने क्या करना है, फ्री मॉक टेस्ट वहां पर पड़ा हुआ है वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए। अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो आप उस मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपके जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए एक फुल फ्लेज प्लेलिस्ट भी है। प्लस वीडियोस मैंने बहुत सी डाली हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, क्वांट हो, हर एक पोर्शन के रिलेटेड वीडियो है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट और पढ़ाने का वे पसंद आ रहा है तो आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे प्रति। तो आप क्या करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेकेएसएसबी एग्जाम। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किसके रिलेटेड वीडियो चाहिए। जो मोस्ट ऑफ द डिमांडिंग होगी हम ले आएंगे, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो आपको जहां पर प्रॉब्लम आ रही है हम उसके रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।